नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार नरूला डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थमेटिक के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रतिशत, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसके क्वेश्चनों से मुलाकात करेंगे। तो सबसे पहले होता है प्रतिशत। कहते किसको हैं, प्रतिशत है क्या, प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसको अगर दो पार्ट में तोड़ दें, प्रतिशत, प्रति मीन्स प्रत्येक, शत मीन्स 100। प्रत्येक 100 पे जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, जो भी गणना करते हैं, वो हमारा कहलाता है प्रतिशत। अगर इसको एग्जाम्पल से समझा जाए कि अगर लिखा है 5%, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 में से 5 भाग। 6% या 11%, इसका मतलब 100 में से 11 भाग। ठीक, 20% यानी 100 में से 20 भाग। प्रत्येक 100 में जो भी हम गणना करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, वो हमारा कहलाता है प्रतिशत। और इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, दो चीज़ों को समझना है। सबसे पहला होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इन दो चीज़ों की आवश्यकता हमको पढ़नी है, इन दो चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं हम लोग कि दो चीज़ें कौन सी हैं। पहली है हमारी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दूसरा है हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो यहां पर सबसे पहले आया हमारे पास प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात की जाए, दिया हमको 16%। प्रतिशत का निशान जैसे ही आप हटाते हो तो अपॉन में 100 लग जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे और सरल करेंगे तो आएगा 4/25। यानी हमको समझना है प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय 100 से भाग दे देते हैं, डिवाइडेड बाई 100। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर भिन्न दे रखी है 2/5, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो हमको ध्यान रखना है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आया 40%, यानी मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका ध्यान देना है हमको, ठीक है। अब इन दो चीज़ों के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन पे बढ़ते समय ये जानने की क्वेश्चन कितने भागों में आता है। तो क्वेश्चन के बारे में हमको जानना है। क्वेश्चन 2 भागों में आता है। क्वेश्चन 2 भागों में आता है हमारा। पहला भाग हमको जानकारी देता है, जानकारी देता है, और अंतिम भाग जो है, दूसरा भाग जो है, हमसे कुछ पूछता है। सबसे मेन समझने वाली चीज़ें यही है इसमें कि 2 भागों में क्वेश्चन हमारा होगा। प्रश्न जो हमसे पूछा जाएगा 2 भागों में पूछा जाएगा। पहला भाग आपको जानकारी देगा, किसी न किसी चीज़ के बारे में बताएगा, उसका मान बताएगा। और अंतिम भाग से मतलब है कि लास्ट सेंटेंस जिसके बाद क्वेश्चन मार्क या कोई चीज़ हमसे पूछी जा रही है, वो हमारा अंतिम भाग कहलाता है। तो अंतिम भाग जो पूछ रहा होता है उसको समझना है।
यानी केवल 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन के। पहला भाग जानकारी देगा और अंतिम भाग कुछ पूछेगा। इनको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सबसे मेन गलती जो होती है क्वेश्चन लगाते समय कि किस प्रतिशत से भाग दिया जाए और किस प्रतिशत से गुणा किया जाए। अगर ये 2 वैल्यू 2 जगह की गलतियाँ हम बचा ले जाएं तो क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होता हमारा। तो इसलिए हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन 2 भागों में आता है। पहला भाग हमको जानकारी देता है और अंतिम भाग हमसे कुछ ना कुछ पूछता है। तो पहला भाग जो हमको जानकारी देता है उस प्रतिशत मान से भाग देते हैं। पहला भाग जो जानकारी देता है उस प्रतिशत मान से भाग देते हैं। और अंतिम भाग जो पूछा जा रहा है, जो चीज़ पूछी जाती है, उस प्रतिशत मान से हमको करना होता है गुणा। प्रतिशत मान से गुणा करते हैं। इसका ध्यान कि अगर इन 2 गलतियों को हमने बचा लिया तो क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होता। तो अब इसके बाद इन 2 चीज़ों के साथ इसको समझने के बाद अब एक छोटी सी लिस्ट, परसेंटेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट, कि यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमको 100 से विभाजित करना पड़ता है, 100 से भाग देते हैं। लेकिन वो जो परसेंटेज की लिस्ट आपके सामने दी जा रही है, उस लिस्ट को याद करने से आपको इसके आने वाले चैप्टर्स में भी फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो इस लिस्ट को देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के बाद ऐसी कौन सी फिगर्स हैं, ऐसी कौन सी प्रतिशत संख्याएं हैं जिनके मान अब तक कई एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। %, इसको अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे। 80%, 75%, 66 सही 2/3%, 60%, 50%, 40%, 33 सही 1/3%, 25%, 20%, 100% को अगर भिन्न में बदला जाए तो 100 से भाग देंगे, आ जाएगा 1। 100 से भाग देंगे, इसको सरल करेंगे तो आएगा 4/5। अब आप कहेंगे कि जब बता चुके हैं तो उसको ये लिस्ट लिखने की क्या ज़रूरत, क्योंकि ये ऐसी फिगर्स हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा आई है तो उसको अगर थोड़ा बहुत लिस्ट के रूप में अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन लगाते समय कैलकुलेशन पे समय बचाया जा सकता है। उस समय की बचत को देखते हुए ये सब प्री तैयारियां हैं चैप्टर के क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, याद कर लेंगे तो इसका फ़ायदा बहुत करेगा। 75% मतलब 3/4, 66 सही 2/3 मतलब 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3, 1/4, 1/5, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 12 सही 1/2%, 11 सही 1/9%, 10%, 9 सही 1/11%, 8 सही 1/3%, 6 सही 1/4%, 5%, 4%, 2% और 1%। अगर इसकी भिन्नात्मक वैल्यू ध्यान दें तो ये हो गया हमारा 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/16,
1/20, 1/25, 1/50 और 1/100। अब इस लिस्ट को अगर हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट को अगर दोनों तरफ से याद करेंगे तो इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा आपको। कि परसेंटेज की तरफ से याद करेंगे तो भिन्न, और भिन्न की तरफ से याद करेंगे तो परसेंटेज, तो इससे फ़ायदा बहुत मिल जाएगा। कि जैसे एकदम से 3/4 आया तो 3/4 का मतलब 75%, 1/2 का मतलब 50%, 1/4 का मतलब 25%। तो ये स्पीड का काम करेगा, गति बढ़ा देगा हमारी क्वेश्चन लगाते समय हमको। तो अब पहुँचते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत को हम थोड़ा सा अगर फिर से एक बार देख लें तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 पे की गई गणना। प्रत्येक 100 पे जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। दो चीज़ें आपको बताई गई, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में अगर हम बदलते हैं तो प्रतिशत का निशान हटाते ही अपॉन में 100 यानी 100 से भाग दे देते हैं तो भिन्न में चेंज हो जाता है। भिन्न अगर हमको दिया है तो 100 से गुणा करते ही वो प्रतिशत में बदल जाता है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्वेश्चन दो भागों में आता है। पहला भाग हमको जानकारी देता है और दूसरा भाग या अंतिम भाग हमसे कुछ पूछता है। पहला भाग जो जानकारी देता है उस प्रतिशत मान से हमको भाग देना है, और अंतिम भाग जो कुछ पूछ रहा है उस प्रतिशत मान से गुणा करना है। और उसके बाद इस लिस्ट का यूज़, लिस्ट याद करने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो टाइम की बचत जरूर होगी। अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र को 24% अंक मिले और वह 9 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक बताइए। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहली चीज, प्रतिशत में जब भी बात की जाती है तो वो क्या होता है, 100 पे कैलकुलेशन, यानी प्रतिशत में हम लेंगे तो किसी चीज़ का मान 100% ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी, एक छात्र को 24% अंक मिले और वह 9 अंकों से फेल हो गया, पूर्णांक बताइए। अगर कुल अंक ले लें हम x, पूर्णांक मान लिया हमने x, 36% अंक मिले, 36% का निशान हटेगा बटे में 100, इतने पास होने के लिए उसको चाहिए थे, लेकिन उसको पूर्णांक के केवल 24% अंक मिले, 24/100, और इनका अंतर कितना आया, 9। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि 36% अंकों की आवश्यकता थी, यानी पास होने के लिए जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है हमारी, सबसे कम संख्या है, कम से कम न्यूनतम संख्या है, वो है 36%। उसके बाद हमको मिले 24% और वह 9 अंकों से फेल हो गया, यानी दोनों का अंतर आ गया 9। अब अगर इसको हम हल करते हैं, 36x माइनस 24x बराबर 9, 12x बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे 900, x की वैल्यू 75 और आंसर आ गया। लेकिन समय लगा, समय को बचाना है तो प्रतिशत चैप्टर है तो प्रतिशत से ही क्वेश्चन करते हैं इसका। अगर इसको प्रतिशत के बेस पे किया जाए तो हमने पूर्णांक ले लिया 100%, 36% पास होने के लिए चाहिए थे, 24% मिले, यानी कितने परसेंट से फेल हुआ वो, 12% से। अब इस 12% से फेल हुआ है और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए 9 अंकों से फेल हुआ, यानी इस प्रतिशत का मान दे दिया हमको 9 अंकों के रूप में कि 12% से फेल हुआ है और ये कितने अंकों के बराबर है, 9। और हमको निकालना क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक कितने परसेंट, 100%। अब मामला अटका हमारा कि 2% दिए, 2% मान दिए हैं। अब इसमें से किससे हम डिवाइड कर दें, किससे भाग दे दें और किससे गुणा, इसके लिए चर्चा हम लोग शुरुआत में ही कर चुके हैं कि क्वेश्चन 2 भागों में आता है। पहला भाग जानकारी देता है और अंतिम भाग कुछ पूछता है। तो जो पहला भाग जानकारी देता है उस प्रतिशत मान से हमको भाग देना है और जो चीज़ पूछी जा रही है उस प्रतिशत मान से गुणा करना है। केवल इन 2 जगह की गलतियां बचानी है। अगर इन 2 जगह की गलतियां हम लोग बचा ले गए
तो क्वेश्चन कहीं गलत होने लायक नहीं बचता। तो सबसे मेन फोकस आपको इसी जगह रखना है कि किस प्रतिशत का मान दिया है और किस प्रतिशत का मान पूछा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, $75, थोड़ा सा समय बचाया जा सकता है। दोनों तरीके आपके सामने, आपको ध्यान देना है रिवीजन किस चीज़ का अच्छा करके आप पहुंचते हैं। क्वेश्चन कुल मिला के जल्दी लगना चाहिए हमारा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 85 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 44% अंक मिले और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक लाया। पूर्णांक बताइए। अब इसमें देखिए दो छात्रों की बात कर दी, दो तरह के छात्र आ गए हमारे पास। उन छात्रों की अगर ध्यान दें, दोनों के एक ही परीक्षा में बैठे दोनों छात्र हैं हमारे। अगर पूर्णांक x पहले छात्र को मिले 30% अंक, 30/100, 85 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक मिले और 85 अंकों से फेल। अगर इसको 85 अंक और दे दिए जाएं तो पास हो जाएगा। 85 अंक कम मिले, 85 नंबर से फेल हुआ, तो 85 नंबर इसको अगर हम दे दें, 85 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। और 85 अंक देते ही ये पास हो गया। ये थी चर्चा हमारे पहले स्टूडेंट की, पहले विद्यार्थी की, पहले छात्र की। अब कह रहा है इसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 44% अंक मिले। पूर्णांक वही है क्योंकि उसी परीक्षा की बात की जा रही है। तो अगर उसी परीक्षा की बात की जा रही है तो पूर्णांक x है हमारा, उसको 44% अंक मिले, प्रतिशत का निशान हटा, अपॉन में 100 लग गया, और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक लाया। अगर इसके 34 अंक ले लें तो ये फेल तो नहीं होगा। यहां पर ये 85 से फेल हुआ था तो 85 दिए पास हो गया। 34 अंक अधिक लाया है, 34 ले लिए तो भी ये पास है। यानी दोनों पास होने के अंक हैं, दोनों एक ही एग्जाम के पास होने के अंक हैं, एक ही परीक्षा के पास होने के अंक हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इन दो समीकरण को, इस एक पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आएगा। अब x वाला डिपार्टमेंट एक तरफ और संख्या वाला डिपार्टमेंट एक तरफ, तो 44x/100 में से जैसे ही हम 30x/100 इधर ले जाके घटाएंगे तो देखिए इनके हर बराबर है, तो ये केवल संख्याएं घट जाएंगी। ये बचेगी हमारी 14x/100, ये -34 इधर आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 119, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14x बराबर 11,900, और 14 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 850, और ऑप्शन टिक हो जाएगा बी। x मान के इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया। समय लगा, समय बचाना है तो शॉर्टकट की ओर जाना है। अब हम लोग देखते हैं इसको परसेंटेज बेस पे, प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत के बेस पे इसको अगर देखें हम, पहले विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वो 85 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 44% अंक मिले और वह 34 अंक अधिक लाया। अगर इनका अंतर ले लें तो ये आ रहा है 14%, और इसका अंतर ले लें तो 51 नहीं आएगा। अंतर ले रहे हैं, अंतर लेते समय, डिफरेंस लेते समय दो समान चिन्ह घट जाते हैं और दो विपरीत चिन्ह जुड़ जाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों प्लस के साइन थे, इसका अंतर लिया तो 14 क्यों आया, फिर तो ये आ जाना चाहिए था 74, 74। तो इसके लिए ध्यान देना है, अंतर लेते समय दो समान चिन्ह घट जाते हैं जैसा कि हम लोगों ने यहां किया, और ये दो विपरीत चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। इसका ध्यान देना है, इस जगह होती है गलती। इसको समझ लेते हैं। पासिंग मार्क की अगर एक लाइन देख लें, एक छात्र इससे 85 अंक नीचे है और एक पास होने के 34 अंक ऊपर है, तो अब देखिए इनके बीच का अंतर बढ़ गया क्योंकि दो विपरीत चिन्ह थे ये। तो वही ध्यान देना है, दो विपरीत चिन्ह होंगे तो उनका अंतर हमेशा
जुड़ जाएगा। 14% बराबर 119, तो पूर्णांक निकालना है हमको 100%। 119 14 से भाग दिया और 100 से गुणा, यह आंसर आ गया 850। तो अब आपको ध्यान देना है कि इस मेथड से क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा कि इस मेथड से लग जाएगा। किसी एक मेथड को कंप्लीटली क्लियर करते हुए हमको एग्जाम में पहुंचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में 10% छात्र गणित में फेल हो गए तथा 20% अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 5% छात्र फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। अगर इसको हम लोग देखें कि दो अलग अलग विषयों के बारे में बताया जा रहा है, दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात की जा रही है। कह रहा है कि 10% छात्र गणित में फेल हो गए। 10% छात्र। अंग्रेजी में 20% छात्र फेल हो गए। दोनों में 5% छात्र फेल हो गए। अब दोनों में पास कितने हुए। अगर इसको वेन डायग्राम से हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा हमको। ये हमने मैथ ले ली, गणित ले ली, ये इंग्लिश ले ली, अंग्रेजी ले ली। अब दोनों में फेल कितने बताए गए हमसे, 5%। ये जो हमने दो वेन बनाए थे थोड़ा सा इंटरसेक्ट करते हुए बनाया, एक दूसरे को काटते हुए बनाए। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ विद्यार्थी हमको ऐसे चाहिए, ऐसे छात्र चाहिए जो दोनों विषयों में फेल हैं, और वो हमको दिए हैं कितने, 5%। गणित में कुल फेल कितने थे, 10%, जिसमें 5 हम लिख चुके हैं। और कितने लिख दें कि ये 10 कंप्लीट हो जाए हमारे पास, 5 है हमारे पास, तो इसमें से माइनस किया, कितना बचा, 5 और लिख दिया। मैथ की कंडीशन गणित में पूरे हो गए, 10% चाहिए थे हमको, 10% आ गए। यानी वेन में संख्याएं वहां तक सही हैं जब तक क्वेश्चन में दी गए डाटा गलत नहीं साबित होते हैं। तो गणित में हमसे 10% फेल की बात की गई थी। अब देखिए गणित के वृत्त के अंदर, गणित के वेन के अंदर 10% छात्र आ गए। अंग्रेजी में फेल बोला गया 20%, 5% तो आ गए, और कितने, तो अब ये कुल फेल कितने हो गए, 25%। प्रतिशत की बात की जाए तो कुल कितना लेंगे, 100%। फेल वाले हटा दिए तो पास वाले आ गए 75%, और ऑप्शन टिक कर दिया सी। वेन का ध्यान, जो दोनों में फेल थे उनको एक बार काउंट करना है। गणित में टोटल फेल 10 थे, माइनस किया 10 में से 5 आ गया। 20 में से 5 माइनस किया, 15 आ गया। कुल फेल हो गए 25, तो कुल पास हो गए 75। इस तरह क्वेश्चन को आप जल्दी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 62% मत मिले और वह 144 मतों से जीता। कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। चुनाव के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, मतदाता सूची और उम्मीदवार। अगर 2 उम्मीदवार हैं तो यहां पर हमको ध्यान देना है कुल मत, अगर प्रतिशत में हम ले लें कितने लेंगे, 100%। ये क्या है, कुल मतदाता सूची के मत। अब मतदाता सूची क्या है, मतदाता सूची 18 या 18 वर्ष से ऊपर के ऐसे सदस्य जो वोटर लिस्ट, मतदाता सूची में वोट डालने का अधिकार है जिनके पास, उनके नामों की नियमावली पूरी लिस्ट, वो कहलाती है हमारी मतदाता सूची। वोट देने का अधिकार, ठीक है, मत डालने का अधिकार जिनके पास है उनकी लिस्ट, उसको हमने प्रतिशत में ले लिया, कुल 100%। इसमें एक उम्मीदवार को 62% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को 38% मत मिले। कुल 100% थे, 62% एक को मिल गए तो दूसरे को 38। क्यों दूसरे को 38? क्योंकि 2 ही उम्मीदवार थे।
अब ध्यान देना है, और वह 144 मतों से जीता। सबसे मेन चीज आ गए हम लोग इस जगह, 144 मतों से जीता। 144 मतों से जीता या 144 मतों से हारा, ये दो तरह की वर्डिंग आती है हमारे पास, जीता या हारा। लेकिन सबसे खतरनाक है ये से का मतलब होता है अंतर। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो गया से, तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही। सबसे मेन चुनाव वाले क्वेश्चन में हमको जो चीज़ें याद रखनी है, सबसे मेन चीज़ है मतों की संख्या। यानी जो क्वेश्चन में, प्रश्न में हमको मतों की संख्या दी होती है, उसके बारे में पता लगाना सबसे मेन काम होता है कि वो कौन से मत हैं, कौन से प्रतिशत हैं, किस प्रतिशत का मान दिया है वो मतों के रूप में। अगर ये हम पता लगा ले गए तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और नहीं लग पाया तो तब तक ये क्वेश्चन हमको बहुत तकलीफ देता रहेगा। तो हम लोग इसी पे वर्क करते हैं सबसे पहले कि 144 मतों से जीता, इसको क्लियर करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके, ए और बी दो लोग चुनाव में खड़े हुए, एक को 50 वोट मिले, एक को 30 वोट मिले। अब आपसे पूछा जाए कि ए कितने मतों से जीता, तो हम लोग कहेंगे ए जो है 20 मतों से जीता। इसके लिए क्या कहेंगे, 20 मतों से हारा। जीता हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 कोई फर्क नहीं पड़ता, से। यहां ध्यान दीजिए, से क्या डिनोट कर रहा है, अंतर को। किसके अंतर को, जीतने और हारने वाले के अंतर को डिनोट कर रहा है ये वोट। उसी तरह यहां पर अगर हम लोग आए, 144 मतों से जीता, यानी दोनों के मतों का अंतर, दोनों कौन, जीतने और हारने वाले उम्मीदवार की बात हो रही है। जीतने और हारने वाले का अंतर दिया है 144 मत। तो यहां हमको ध्यान देना है कि जीतने वाले को मिले 62%, हारने वाले को 38%, और इनका अंतर आया 24, इन दोनों का अंतर आया 24%, जो इनकी जीत और हार के लिए निर्णायक मत थे। और इसकी संख्या दी है 144, और कुल मत पूछे हैं 24 से भाग 100 से गुणा। इन दो गलतियों पे चर्चा हम लोग की शुरुआत पे ही हो चुकी है कि दिए गए प्रतिशत मान से भाग और पूछे गए प्रतिशत मान से गुणा करते हैं। 600 आंसर आया, और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया सी। सबसे मेन समझने लायक चीज ये कि 144 मतों से जीता, या हारने वाले की तरफ से बोला जाए तो 144 मतों से हारा। दोनों कंडीशन पे उनका अंतर डिनोट करवा रहा है, अंतर को व्यक्त कर रहा है। तो उनका अंतर हम लोगों ने लिया 62 और 38% का अंतर 24%, 24% का मान हमारे पास, तो 100% का मान क्या होगा, इसका ध्यान देंगे तो क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चुनाव वाला एक और क्वेश्चन आ गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 5% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 5% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। सफल उम्मीदवार कुल मतदाता सूची के 48% मत प्राप्त करके 1500 मतों से जीता। अब फिर ध्यान दीजिए, 1500 मतों से जीता, यानी ये क्या है, जीतने और हारने वाले का अंतर। तो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जैसे हमसे कह रहा है, एक एक सेंटेंस पढ़ते हुए, वाक्य पढ़ते हुए अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतदाता सूची के मत हमने ले लिए 100%, 5% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, बचे 95%। सफल उम्मीदवार को मिले 48%, इनमें से 48% मत तो जीतने वाले के हो गए, जीतने वाले के। हारने वाले को कितने मिले, 47%। और 1500 क्या दिया है, दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर, यानी 48 और 47 का अगर हम अंतर लें तो हमारा आ रहा है 1%।
और इसका मान दिया है 1500। तो 1% बराबर 1500 है, तो 1 से भाग देंगे। पूछा क्या जा रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार के मत बताइए। कुल मत नहीं पूछे, हर बार 100 से गुणा नहीं होता। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लाई उस प्रतिशत से करते हैं, गुणा उस प्रतिशत से करते हैं जो चीज़ पूछी जा रही है। और पूछा क्या जा रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार के मत बताइए। तो जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले? 48%। 1500 का 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72,000 और ऑप्शन नंबर टिक करेंगे हम सी। इसका ध्यान देना है। यानी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बहुत टफ है, कोई टफ नहीं। केवल आपको एक एक स्टेप का ध्यान कि 5% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करता है, हारने वाले को 47, और इनके मतों का अंतर 1%। उस 1% का मान दिया है 1500 और 48% पूछा है। यहाँ की गलती बचानी है, यहाँ हमेशा 100 नहीं आता है। अंतिम शब्दों में, अंतिम सेंटेंस में, लास्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है उस पर विशेष नज़र। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 9 ग्राम शेविंग लोशन के घोल में 50% अल्कोहल है। इसमें कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल 30% हो जाए? अब इस पे अगर ध्यान दें, 9 ग्राम शेविंग लोशन का घोल, 9 ग्राम घोल दिया है। इसमें दो चीजें, अल्कोहल और पानी। कह रहा है 50% अल्कोहल है, तो बाकी 50% पानी होगा। ये 50 कैसे आया? प्रतिशत में अगर हम बात करते हैं तो 100 को बेस लेंगे। 100 को बेस लेने के बाद 50% अगर अल्कोहल है तो पानी हो गया 50%। अब 9 का अगर 50% निकालें, साढ़े 4, तो 4.5 ग्राम अल्कोहल, 4.5 ग्राम पानी। इस पे अगर बढ़ें, कह रहा है कि और कितना पानी मिला दें। मिला दिया। पानी की मात्रा पूछ रहा है कितनी मिलाएं, ये अननोन फिगर है, इसका मान हमको निकालना है। इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखें, 4.5 प्लस 4.5 प्लस x बराबर, अब अल्कोहल कितने परसेंट हो गया? 30%। तो बाकी पानी बचा 70%। अब इसका तिर्यक गुणा कर दें, 31.5 बराबर 13.5 प्लस 3x। घटा देंगे, 3x का मान आ जाएगा 18 और x की वैल्यू आ जाएगी 6, और 6 ऑप्शन टिक कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमको 50% बोला गया, इसका हमने 50% निकाला, 4.5 आया, 9 में से माइनस किया, 4.5 पानी आ गया। कितना पानी और मिलाएं? x मिला दिया, इसको भिन्न के रूप में रखा। अब 30% अल्कोहल है, बाकी बचा 70 और इसका आंसर आ गया। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा, इसको अब जल्दी लगाना है, तो इसके लिए अगर ट्रिक का इस्तेमाल करें हम लोग तो ध्यान देते हैं थोड़ा सा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे मेन ध्यान देना है हम लोग को, जो चीज़ मिलाई या निकाली जाए उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में पानी मिलाने की बात की जा रही है, तो इतना पार्ट हम भूल गए। केवल इस पार्ट पे ध्यान दीजिए और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आधा ग्लास पानी हमारे पास, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी। चीनी कितनी? 1 चम्मच। आधा ग्लास पानी और डाल दिया। अब चीनी कितनी है इसमें? 1 चम्मच। आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी थी, अब 1 गिलास पानी में भी 1 चम्मच चीनी है। चीनी की मात्रा नहीं बदली, लेकिन चीनी का प्रतिशत बदल गया। पहले आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी थी,
अब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी है, चीनी की मात्रा ना बदलते हुए उसका केवल प्रतिशत बदल रहा है। उसी तरह बिल्कुल यहां पर हो रहा है कि अल्कोहल हमारा पहले 4.5 ग्राम था, पानी 4.5 ग्राम था, पानी हमने और मिलाया, अल्कोहल की मात्रा नहीं बदली, अल्कोहल अभी भी 4.5 है, लेकिन इसका प्रतिशत बदल गया। पहले ये प्रतिशत 50 था, अब यही प्रतिशत हो गया हमारा 30। यानी जो चीज मिलाई या निकाली जाए उसको छोड़ दीजिए, जिसकी मात्रा नहीं बदली है उसका ध्यान दीजिए, 4.5, और इसका नया परसेंटेज 30, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ गई 15। ये आ गया हमारा नया मिश्रण, नए मिश्रण की कुल मात्रा। पहले मिश्रण कितना था 9, 15 नया, 15 में 9 माइनस किया तो बढ़ा हुआ 6 ग्राम पानी आ गया और 6 ग्राम को टिक कर दिया। ये 2 तरीके हैं, इसका ध्यान देंगे तो जल्दी लगाया जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके थोड़े से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कितनी कैटेगरीज में आते हैं उसके बारे में जानकारी, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत में अगर हर एक टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी को बताया जाता तो वो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हो पाती। इसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं आपकी, कि पहला ग्रुप में आपने देखा कि स्टूडेंट फेल पास हम लोगों ने पढ़ा, उसके जितनी वैरायटीज़ थी, जितने टाइप से क्वेश्चन आ सकता था, जितने टाइप से क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस किया गया। फिर चुनाव वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े आगे। अब उसके बाद इन क्वेश्चनों की बारी आती है तो इनको थोड़ा सा पहले ध्यान दे देते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये है हमारे कुल प्रभाव वाले क्वेश्चन, कुल प्रभाव, नेट इफेक्ट। 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वाले। पहले टाइप में हमारा सिंगल परसेंटेज दिया हुआ है, प्रतिशत के रूप में कोई एक मान दिया होता है। डबल परसेंटेज दिया होगा, प्रतिशत के रूप में 2 मान दिए होंगे। तीसरा आता है हमारा वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, गोला, इनसे रिलेटेड क्षेत्रफल बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रतिशत देते हुए। तो 3 कैटेगरीज हैं इनकी। इसमें जो पहला टाइप है हमारा सिंगल परसेंटेज वाला, जिसमें प्रतिशत के रूप में केवल 1 मान दिया होता है, इसके क्वेश्चनों को अगर हम करें और इसको करने से पहले प्रभाव नहीं पड़ा, इसके ऊपर क्यों लिखा गया सिंगल परसेंटेज वाले में, कि इसमें जैसे कहा गया आपसे कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो एक परिवार अपनी खपत कितनी कम कर दे कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। कोई वृद्धि ना हो मतलब कोई प्रभाव ना पड़े, प्रभाव नहीं पड़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कह दिया जाए कि 10% रेट बढ़ गया चीनी का, तो अगर एक ऐसे परिवार की बात की जाए, नौकरी पेशे वाले परिवार की बात, जिनके घर में नौकरी करके बाकी उससे आई हुई पेमेंट से पूरे खर्चे निकाले जा रहे हैं, पूरे खर्चे चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे परिवार को अगर हम लोग ध्यान दें तो ऐसे परिवारों का खर्चा एक निश्चित खर्चा होता है, पहले से डिसाइडेड खर्चा होता है कि पेमेंट आने से पहले, वेतन आने से पहले हर एक खर्चे की लिस्ट बन चुकी होती है कि इन चीज़ों पे ये खर्चा होना है, इस तरह से हमको खर्च करना है, इतना इतना खर्च करना है। लेकिन एकदम से किसी सामान का मूल्य अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो उस हिसाब से तुरंत हमारा वेतन घट बढ़ नहीं रहा, हमको उसी वेतन पे अगर उसको एडजस्ट करना है, तो अगर किसी चीज़ का रेट, किसी चीज़ का मूल्य अगर बढ़ गया है तो उसकी खपत थोड़ी सी कम करके उसके खर्च को स्थिर रखा जा सकता है, उसके खर्च को समान रखा जा सकता है कि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। खपत पे प्रभाव पड़ जाएगा लेकिन खर्च पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पूछी जा रही है
तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, r अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। आर क्या है, आर हमारा परसेंटेज मान है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के रूप में जो भी मान हमको दिया होगा वो इस जगह रखेंगे, प्लस उस परसेंटेज के साथ देखेंगे वृद्धि दी है कि कमी दी है। वृद्धि दी है तो प्लस का साइन, कमी होती तो माइनस का साइन। इसी जगह डबल परसेंटेज की जब बात आती है तो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये दो परसेंटेज है हमारे सामने, इसमें ध्यान देना है प्लस माइनस क्यों लगा है कि यहां पर चिन्ह का ध्यान देना है। प्रतिशत के साथ कमी की बात होगी तो प्लस, वृद्धि की बात होगी तो माइनस। इसके साथ ध्यान देते हुए चिन्ह का ध्यान देंगे तो गलतियां नहीं होंगी। अभी इसके क्वेश्चनों पे हम पहुंचेंगे तो इसको और अच्छा डिस्क्राइब किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप पे, वर्ग, वृत्त, समबाहु, त्रिभुज, गोला, इनसे रिलेटेड क्षेत्रफल बेस पे जब बात की जाए, प्रतिशत बेस पे दिया हो को मान तो होता है 2m प्लस माइनस एम स्क्वायर बटे 100। m क्या है, प्रतिशत मान, यानी इसमें जितनी टर्म्स आप देख रहे हैं ये सब प्रतिशत के रूप में रखने वाली मान है हमारे पास। तो अब इसके तहत अगर सिंगल परसेंटेज वाले में आए तो ये वाला क्वेश्चन हमारा है कि 10% की वृद्धि हुई, खपत कितने प्रतिशत कम करें कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो प्रतिशत के रूप में हमको मान दिया है 10, आर की जगह पे हम लोग रख देंगे 10, 100 प्लस 10। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्रतिशत के साथ अगली वर्डिंग दी है वृद्धि हो जाती है तो प्लस का साइन और आर और मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 10 बटे 110 गुणे 100, 9 सही 1 बटे 11%। तो इसमें ऑप्शन आ गया हमारा सी। आपको बस ध्यान देना है, प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसके लिए क्वेश्चन हमने लिया, आर की जगह पे रखा जो प्रतिशत मान दिया था, और उसके बाद प्लस माइनस का साइन डिसाइड होगा वृद्धि और कमी से रिलेटेड। और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चाय के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की गई तथा उसके बाद 10% की कमी कर दी गई। उसके प्रारंभिक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, 2% मान दिए हुए हैं, इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया कि 20% की वृद्धि 10% की कमी। अभी 2% वाला फॉर्मूला हमारे पास था x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब इन चिन्ह को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सामने होता है तो चिन्ह को समझना आसान है। यहां पर कह रहा है 20% की वृद्धि, यहां पर आ गया हमारा प्लस 20। प्लस क्यों, क्योंकि वृद्धि की बात हुई है, साइन का ध्यान देंगे, चिन्ह का ध्यान देंगे। फिर कह रहा है 10% की कमी माइनस 10, और इस जगह जो साइन आना है हमारा, इस जगह जो चिन्ह आएगा, दोनों चिन्हों का गुणनफल के बाद जो चिन्ह आता है प्लस माइनस, प्लस प्लस का अगर मल्टीप्लाई करें तो चिन्ह बनेगा प्लस का, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो चिन्ह बनेगा प्लस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो चिन्ह बनेगा माइनस का, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करें तो चिन्ह बनेगा माइनस का। यानी यहाँ पर प्लस माइनस है तो चिन्ह बनेगा माइनस का। x और y के मान का गुणा, 20 और 10 का गुणा करते हैं तो 200 बटे 100, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 2 8%। अब लेकिन अगर 8% की बात की जाए तो दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब इनमें से कौन सा 8 हमको टिक करना है वो चिन्ह डिसाइड करके बताएगा। चिन्ह हमको बताएगा कि हमको कौन सा टिक करना है। 8 के पहले प्लस लगा है कि माइनस, जब कोई साइन नहीं लगा होता तो प्लस का होता है, प्लस का साइन है यानी वृद्धि को डिनोट कर रहा है, और इसमें हम टिक कर देंगे। कंफ्यूज करने के लिए वो 8% कमी वृद्धि दोनों देखिए दे रखा है, तो इसको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा होता सॉल्व करने के बाद तो हम कमी को टिक करते, प्लस का साइन आ रहा है तो वृद्धि को टिक कर रहा है। इसका ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लगेगा हमारा। अब इसी से रिलेटेड जो तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था
एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दें तो वृत्त की बात की गई, क्षेत्रफल से रिलेटेड बात की गई और प्रतिशत में मान दिया गया। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था 2m प्लस माइनस m स्क्वायर बटे 100। m का मान दिया है 25, साइन लगेगा प्लस का क्योंकि बढ़ाने की बात की जा रही है। 2 का गुणा अगर 25 से कर दें प्लस 25 का स्क्वायर बटे 100, 50 प्लस 6.25, आंसर आया 56.25% और टिक कर दिया सी। इसका ध्यान देना है। तीनों टाइप के क्वेश्चनों को आपने ध्यान दिया, सिंगल परसेंटेज, डबल परसेंटेज, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा परसेंटेज बेस पे, तो उसका ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सबसे पहली चीज हमको जो इसमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, जनसंख्या वाले क्वेश्चन में ये याद रखना है पहला कॉन्सेप्ट कि जनसंख्या वृद्धि या कमी किस दर से होती है, साधारण ब्याज की दर से या चक्रवृद्धि ब्याज से। तो हमको ध्यान रखना है जनसंख्या वृद्धि या कमी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होती है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेक्चर 2 आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। मेन वही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो a बराबर p 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। अब ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि 5% की दर से वृद्धि हो रही है। अब इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करोगे आप, a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। r क्या है, प्रतिशत दर, n क्या है, वर्षों की संख्या, ये हम डिस्कस कर चुके थे चक्रवृद्धि ब्याज वाले सेगमेंट में, तो उसका ध्यान दीजिएगा। किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस ऑर्डर इसलिए डाला जा रहा है कि उस सीक्वेंस के आधार पे आपको अगले चैप्टर में प्रॉब्लम ना है, उससे फ़ायदा करे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, r की वैल्यू 5%, n 2 वर्ष दिया है। सबसे मेन मिस्टेक होती है हमारी a और p में, a और p का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। उसको अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे दें, इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कि वर्तमान जनसंख्या को बेस लेते हैं, क्वेश्चन के आने वाले अंतिम के वर्ड को ध्यान देना है, अंतिम के शब्द को ध्यान देना है। अगर पूर्व या पहले की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा शब्द लगा है अंतिम सेंटेंस में, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, या यहीं पे कह देता 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसको अगर हम ध्यान दें, पूर्व या पहले की बात कर रहा है, तो यानी P निकालना है, और A का मान दिया है। लेकिन अगर इसी जगह कह दें कि बाद, तो P का मान दिया है और A निकालना है। सबसे मेन गलती यही होती है इसमें, अगर इसका ध्यान देंगे तो गलतियां नहीं होंगी। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2 वर्ष बाद यहाँ से डिसाइड हो गया कि हमको A निकालना है। P का मान दिया है 8000, R का मान दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष, और इसको फॉर्मूले में रखना है। वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। A निकालना है 8000 1 प्लस 5/100 की पावर 2
21/20 की पावर 2, 8,441 21 का स्क्वायर और 420 का स्क्वायर, 8820 और ऑप्शन टिक कर दिया सी। यानी इस फॉर्मूले के बारे में पता होने के बाद क्वेश्चन देखिए बहुत सरल है, केवल मेन गलती का पॉइंट इस जगह है, इसका ध्यान देंगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो जनसंख्या वाले में हमको ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें वृद्धि या कमी कैसे होती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जनसंख्या वाला एक और क्वेश्चन आ गया। एक शहर की जनसंख्या 62,500 है, इसमें 4% वार्षिक दर से कमी होती है। कमी की बात कर दी, आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष बाद दिया हुआ है, ए निकालना है आपको, पी का मान 62,500, 1 माइनस क्यों, क्योंकि कमी की बात की गई है, पावर 2, 62,500, 24/25, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 57,600 और ऑप्शन टिक कर दिया बी। तो किसी चीज़ की जानकारी होने के बाद जब उसके क्वेश्चन उस तरह के मिल जाते हैं तो लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा और उसको जल्दी निपटा के हम लोग को आगे बढ़ना होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी बचत 2100 रुपये हो तो उसकी आय बताइए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 70% खर्च कर रहा है और बचत, यानी अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करें, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक, बचत हमको दी है तो बचत कैसे निकलेगी, आय में से खर्च घटाकर। जैसे ही हम आय में से खर्च घटाएंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। अगर आय को प्रतिशत में अगर हम माने तो इसको कितना ले सकते हैं, 100%। खर्च दिया है आपका 70%, तो बचत कितनी आ जाएगी, बचत कैसे आएगी, 100 में से 70 घटाएंगे तो बचत आ गई हमारी 30%। और बचत हमको रुपए में दे रखी है कितनी, 2100 रुपये। क्वेश्चन आसान हो गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। और निकालनी क्या है, आय, यानी 30% का मान हमको दिया है 2100 और आय निकालनी है तो आय कितनी थी हमारी 100%। जो 2 पार्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी शुरुआत में कि क्वेश्चन 2 भागों में आता है, पहला भाग जानकारी देता है और अंतिम भाग कुछ पूछता है। तो जो पहला भाग जानकारी देता है उस प्रतिशत मान से हमको देना होता है भाग, यानी 2100 को 30 से भाग देंगे और पूछा गया है 100, इसलिए इससे गुणा करेंगे और आंसर आएगा हमारा 7000 और टिक कर दिया हमने सी ऑप्शन। केवल यहाँ प्रतिशत के रूप में आप देखते चले जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप आपको लगेगा कि बहुत तेज़ी से लग रहा है, बहुत जल्दी लग रहा है। समय की बचत के साथ साथ अगर हमको आगे बढ़ना है तो प्रतिशत का सहारा लेना पड़ेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब इसमें ध्यान देना है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, टोटल 3 संख्याएं हैं, कुल 3 संख्याओं की बात की जा रही है। 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं को तीसरी संख्या से कंपेयर किया जा रहा है, अंतर लिया जा रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से जो है कंपैरेटिव डिग्री हो गई, अंतर लिया जा रहा है किससे, तीसरी संख्या से उसकी गणना की जा रही है। तो इसका अगर हम ध्यान दें, इसको करने के लिए जैसे हमने 3 संख्याएं ले ली ए बी सी, तो सबसे मेन ध्यान देना है 2 संख्याओं को कंपेयर किससे किया जा रहा है, तीसरी संख्या से।
तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि जिस संख्या से तुलना, जिस चीज़ से तुलना की जाती है उसको अगर प्रतिशत के रूप में हम मान लेते हैं तो क्वेश्चन यहीं से आसान होना चालू हो जाता है कि इससे तुलना की जा रही है, इसको हमने ले लिया कितना 100%। अब क्या कह रहा है, से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। अधिक बोला इसलिए 20 जोड़ा और 25 जोड़ा, तीनों संख्याओं के मान हमारे सामने आ गए। अब इस वाले पार्ट की जरूरत खत्म हो गई। अब लास्ट लाइन का ध्यान दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। जिस संख्या के बाद का आता है वो संख्या आ जाती है अपॉन में, और पहले वाली संख्या ऊपर, और गुणा करना है 100 से। यही का ध्यान, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, यानी दूसरी संख्या से कंपेयर करना है, वो अपॉन में, पहली संख्या ऊपर, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से भिन्न को 100 से गुणा करते ही प्रतिशत में बदल जाएगा। 25 से काट दें अगर इसको, ये आया 96%। अब आप ध्यान दीजिए, 96% आ गया, ऑप्शन टिक हो गया बी, और इसके साथ क्वेश्चन लग गया याला। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी गई और उसने अपना खर्च 10% बढ़ा दिया, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। अगर इस क्वेश्चन का हम लोग ध्यान दें तो प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, तो प्रतिशत से ही लगा देते हैं इसको। प्रतिशत से लगाना बहुत आसान काम, जल्दी लग जाता है और एग्ज़ाम का समय बहुत बचाता है। अगर इसको हम लोग प्रतिशत से करना करें, तुलना करें, इनकम ले ली 100%, इसमें आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, ठीक है। 100%, परसेंट भी नहीं, इसको केवल अगर 100 इनकम मान ली, 75% खर्च है इसका, खर्च कितना 75%, 100 का 75% निकालेंगे 75 आ जाएगा। अगर 100 में 75 खर्च है तो बचत कितनी है। ये क्वेश्चन की पहली लाइन थी हमारी कि अपनी आय का 75% खर्च करता है, बस हमने पहली लाइन को ही यहाँ पे डिफाइन किया, अभी दूसरी लाइन नहीं पढ़ी। अब कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ा दी गई। इसकी आय पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गई, अब कितनी हो गई 120, ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ गई, नई आय हो गई 120। अब आगे बढ़ते हैं, उसने अपना खर्च 10% बढ़ा दिया। अब गलती का पॉइंट आया कि अगर 75% पहले खर्च था तो यहाँ 75 लिखा है, अब 10% खर्च बढ़ गया तो अब कितना हो गया, अब हम लोग 85 करेंगे जो गलत हो जाएगा। इसको समझिए कि गलत ना हो। यहाँ पर हमसे कहा गया था कि उसकी आय 20% बढ़ी, तो हमने इसमें केवल 20 जोड़ नहीं दिया, 100 का 20% निकाला, 20 आया, उसको जोड़ा तो कितना आया 120। उसी तरह यहाँ 75 खर्च है, खर्च 10% बढ़ा है हमारा, तो इसका 10% निकालेंगे पहले, अब आएगा 7.5। ये खर्च बढ़ा है हमारा, अब नया खर्च आ गया हमारे पास 82.5। 120 में 82.5 खर्च है तो बचत कितनी आएगी 37.5। अब ध्यान दीजिए, बचत आ गई, पूछा क्या है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। पहले बचत कितनी थी 25, नई बचत कितनी है 37.5, बचत बढ़ी कितनी 12.5। ये किस जगह से हमने डिसाइड किया कि 12.5 बचत बढ़ी, वो डिसाइड किया हमने पिछली बचत से। भिन्न आ गया, प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, और आंसर आया 50%, और ऑप्शन टिक कर दिया।
तो एक एक शब्द को ध्यान देते हुए, प्रतिशत का ध्यान देते हुए आप जब उसको लगाना स्टार्ट करते हो, चाहे चुनाव वाले क्वेश्चन हो, चाहे मिश्रण वाले हो, चाहे स्टूडेंट फेल पास वाले हो, चाहे आय व्यय वाले हो, किसी भी क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया कि प्रतिशत जितना बोलता चला जा रहा है, अगर आप उतना आराम से करते चले जाएं तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। तो प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड कई चैप्टरों के क्वेश्चन बिलोंग करते हैं हमारे, तो इसका ध्यान जरूर दीजिएगा, इसको बहुत मजबूती से पढ़िएगा और इसके हर एक एक टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से करिएगा। तो इसका फ़ायदा आपको आने वाले हर चैप्टर में मिलता रहेगा और अर्थमेटिक में इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।